क्लास स्टार्ट हुई है नहीं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्लास क्या हाल है आप लोगों के? नेम इज़ मोहम्मद वसीम अरशद। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और बेसिक जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। इसके साथ मैं कुछ स्लाइड्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई पहले इसके बारे में नॉलेज रखता है तो जी। तो ये हमारे जो जितने भी जो टेस्ट हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक और फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिक और फंडामेंटल पढ़ेंगे। तो इन्हीं में से आपके जो मोस्टली वो रिपीट होके आते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है तो वो अच्छी बात है। और हमने बेसिक से स्टार्ट करना है और आपके जो है वो में 10 to 20% जो है वो MCQ और क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल और कंप्यूटर जो है। सर ये कैंडली ये सबके माइक जो है वो म्यूट करवा दें, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग नॉइस आ रही है इसमें। जी जिनके माइक ऑन है वो काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें, बल्कि मैं कर देता हूँ इधर से। जी तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया, तो याद रखिएगा वर्ड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट से ड्राइव किया गया था, जिसके मीनिंग है कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना। स्टार्ट में जो कंप्यूटर हैं वो जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाए गए थे, बाद में फिर एडवांसमेंट होती गई। तो आज आपको पता है कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। आप किसी भी फील्ड को जो है वो ले लें, उसमें कंप्यूटर जो है वो बेसिक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रहा है। लेकिन स्टार्ट में हमारा जो पर्पस था वो कैलकुलेशन था। तो कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले जो है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री का आगाज़ हो गया था। और जिस डिवाइस के साथ इसका आगाज़ हुआ तो उसका नाम अबैकस था। आपने नाम याद रखना है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री का जो है वो आगाज़ जो है वो अबैकस नाम की एक डिवाइस थी, जो एक वुडन रैक था जिसके अंदर आपके पास जो है वो सीड्स यानी कि जो बीज थे, जिस तरह हमारे पास तस्बीह के दाने होते हैं इस तरह उसके अंदर जो है वो सीड्स और जो बीड्स या जो मोती थे वो प्रोए होते, तो लोग उससे जो है वो कैलकुलेशन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती गई। तो इस वक्त कंप्यूटर आपके सामने है। आप मोबाइल फ़ोन जो है, एक मिनट, हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी मैम, जी ठीक, जी मैं कर देता हूँ। तो इसमें आपने जो है वो कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? कंप्यूट से। फर्स्ट तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम कंप्यूट। और देन आपने कंप्यूट के जो मीनिंग हैं वो याद रखने हैं कि कैलकुलेट या कैलकुलेशन। ठीक है, इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया। फिर उसके बाद आपके पास जो कंप्यूटर है वो बेसिकली 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 1 जो है वो रिसीव इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड। ठीक है, यूज़र साइड से इनपुट को रिसीव करता है, देन प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट इनटू आउटपुट। यानी कि बेसिकली आपके पास जो कंप्यूटर है वो ये 3 ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। इनपुट रिसीव करता है, देन उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो है उसको आउटपुट में चेंज कर देता है। इनपुट के लिए वर्ड यहाँ आप डाटा भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट के लिए आप वर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों वर्ड जो है वो इसके लिए करेक्ट है।
उसके बाद कंप्यूटर के अगर हम जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करें। अब वैसे तो कंप्यूटर के जो है वो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जब हम मेजर और बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर को बेसिकली जो है वो टू कंपोनेंट्स में या टू पार्ट्स में या टू मेजर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। उसमें नंबर वन आपके पास हार्डवेयर है और नंबर टू आपके पास सॉफ्टवेयर। अब इनमें अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है कि हाउ मेनी मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या हाउ मेनी बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो वो आपने टू जो है वो याद रखने हैं, जो मेजर और बेसिक हैं। वैसे तो हम अगर पार्ट्स जो है उनको काउंट करें तो कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, रैम, रोम, तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। लेकिन हम इनके मेजर जो बेसिक पार्ट्स हैं वो याद रखने हैं कि वो दो हैं, नंबर वन हार्डवेयर और नंबर टू सॉफ्टवेयर। इन दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इनको अंडरस्टैंड करें, तो सिंपल हार्डवेयर जो होते हैं वो टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अभी के लिए अब इतना याद रखें। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वहाँ फर्दर इसकी जो है वो डिटेल मौजूद है, फिर उसको फर्दर वहाँ पे हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी हम यहाँ हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट सॉफ्टवेयर है, उसको फर्दर उसकी टाइप्स हैं आगे, वो भी हम इंशाल्लाह भी जो है इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हार्डवेयर मैंने आपको बताया कि टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगर इसको हम इजी वर्डिंग में जो है कहें तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जो जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक है, अब आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप मौजूद है, तो आप जो ऐसे कंपोनेंट जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हार्डवेयर में आते हैं, जिनको आप फिजिकली जो है वो टच कर सकें। हार्डवेयर को फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सिस्टम यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है कि हाउ मेनी बेसिक पार्ट्स या मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो हमने कहा कि दो हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन फर्दर सॉफ्टवेयर को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट। अब ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो उसमें आपके पास जो इनपुट यूनिट है, अगर इसको सिंपल हम डिफाइन करें तो इनपुट यूनिट इज कंसिस्ट ऑन इनपुट डिवाइसेस। कि इनपुट यूनिट जो है उसमें तमाम इनपुट डिवाइसेस को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके यूनिट को जो है वो इनपुट यूनिट बोला जाता है। जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन यहाँ हमें पहले पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस होती कौन सी हैं। हमने ये तो कह दिया कि हम जो है वो इनपुट यूनिट के अंदर तमाम इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके रिलेटेड जो है वो उनके मतलब जो है वो समझते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा, द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। दो पॉइंट आपने याद रखने हैं: एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइसेस ये दोनों काम कर सकती हैं, डाटा एंट्री भी कर सकती हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी दे सकती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा एंट्री दोनों कर रही होती हैं। जैसे आपके पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड कंप्यूटर में डाटा एंट्री भी करता है और इंस्ट्रक्शन भी देता है। माउस है तो माउस जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज हो रहा होता है। तो इसमें आपने दो जो है वर्ड याद रखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट ये समझते हैं कि जो डिवाइसेस डाटा एंट्री के लिए यूज हो रही हैं उन्हीं को जो है वो इनपुट कहा जाता है, लेकिन आपने याद रखना है इंस्ट्रक्शंस और इनपुट दोनों अगर एंटर कर रही हैं तो वो आपके पास जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अब होती है हार्डवेयर ही है। जैसे अब मैंने बोला कीबोर्ड है, माउस है, तो अब कीबोर्ड जो है वो डाटा एंट्री भी कर सकता है और इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। और कीबोर्ड जो है वो टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए यूज होता है। ये एमसी को पूछा जाता है कि विच वन इज यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, नीचे वो चार ऑप्शन दे देता है, तो आपने जो है वो कीबोर्ड पे टिक करना है। कीबोर्ड जो है वो टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए यूज होता है। इसी तरह माउस जो है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, आपने किसी फाइल को मिनिमाइज करना है, क्लोज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए जो है वो हम माउस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट यूनिट में या जितना भी हमने पढ़ा है, किसी स्टूडेंट का यहाँ तक किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नो सर, क्लियर है सर। जी ओके।
अभी यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देखें तो सॉफ्टवेयर आ गया, लेकिन पहले हम फर्स्ट पॉइंट को जो है वो क्लियर कर लें। हार्डवेयर का जो कंप्लीट है वो हम पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम वापस सॉफ्टवेयर पे आएंगे, ताकि चीज़ें जो है वो मिक्स अप ना हो, हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना समझना हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाए। देन अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास इनपुट के दो यूनिट हैं, सॉरी थ्री यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में। देन सेकंड पार्ट हमारे पास जो है, अब देखिए ये जो आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है इनपुट डिवाइसेस, तो ये इनपुट डिवाइसेस आपके पास इनपुट यूनिट ही है, ठीक है। उसको हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, कैमरा है, ये सारे आपके पास जो है वो इनपुट में आ जाते हैं। देन सेकंड उसका जो पार्ट है उसको कहते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज कंसिस्ट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूजर से डाटा और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन और डाटा रिसीव कर रही हो उसको जो है वो आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर पे जो आप जो चीज़ कीबोर्ड से सॉरी जो चीज़ें आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं या माउस से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सारे आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके जो है इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड से रिसीव कर रही होती है। देन प्रिंटर है, प्रिंटर भी आपके पास जो है वो आउटपुट रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। आपको जो है वो आप कंप्यूटर के थ्रू आपको इनपुट तो नहीं दे सकते, क्योंकि डाटा आप प्रिंटर के थ्रू तो कंप्यूटर में नहीं भेज सकते। हाँ, उससे कोई डाटा रिसीव ज़रूर कर सकते हैं आप, तो इसलिए प्रिंटर को जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में जो है रखा जाता है या डिस्कस किया जाता है। देन फिर उसके बाद आपके पास स्पीकर है, स्पीकर भी एक आपके पास जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि आउटपुट फर्दर टू टाइप्स की है, तो लेकिन पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लें कि अभी हम एक चीज़ को लेके चाह रहे हैं कि हार्डवेयर क्या है और उसके कंपोनेंट्स कितने हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट जो है, सिस्टम यूनिट इज कंसिस्ट ऑन सिस्टम डिवाइसेस। अब सिस्टम डिवाइसेस कौन सी हैं? जो आपके पास सीपीयू पड़ा हुआ है इसको सिस्टम बोलते हैं। ये सीपीयू के अंदर जितनी डिवाइसेस होती हैं वो तमाम डिवाइसेस को जो है वो सिस्टम यूनिट बोला जाता है। अब सीपीयू के अंदर रैम है, रोम है, इन सारी डिवाइसेस को जो है, जी किसी बच्चे का क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? जी, तो सिस्टम यूनिट इज कंसिस्ट ऑन सिस्टम डिवाइसेस। अब अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम डिवाइसेस में आपके पास रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है। अब सिस्टम यूनिट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट इज मदरबोर्ड, ठीक है। आपका जो सीपीयू है उसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड बोला जाता है, उस पर तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं। और सिस्टम यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही वही है कि सिस्टम यूनिट अगर आपके पास मदरबोर्ड नहीं है तो कोई भी डिवाइस आप उसके साथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। अभी अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके पास जो इस वक्त माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन सारे यूज़ करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी जो टच स्क्रीन है ये इनपुट है कि आउटपुट है? ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है? जी बताएं। इनपुट है सर। जी इसके अलावा इनपुट ही है सर ये। जी और इनपुट है सर ये। जी इसके अलावा दो वर्ड हमारे पास इनपुट के हो गए सर इनपुट और आउटपुट दोनों है जी। जी। हाँ जी सर, इनपुट और आउटपुट दोनों ही है मेरे ख्याल में। जी गुड। आउटपुट है जी, ये टच स्क्रीन जो है वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो एज ए इनपुट भी काम कर रही होती हैं, एज ए आउटपुट भी। देखें ना, आपके पास जो मोबाइल है, आप थंब या फिंगर से जिन एप्लीकेशन को या जिस फाइल को आप क्लिक करते हैं, आपका वो क्लिक करना इनपुट है। आपने उसी स्क्रीन पे क्लिक किया और उसी स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो हुई, ठीक है। तो वो आपके पास वही स्क्रीन आपको आउटपुट शो करवा रही है, और वही और जो स्क्रीन है वो आपसे जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रिसीव करके आगे सिस्टम में भेज रही है। तो आपके पास जो टच स्क्रीन है वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, ये याद रखिएगा। ये एमसीक्यू बड़ी दफ़ा पूछा गया है टच स्क्रीन वाला, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को यही पता होता है कि ये इनपुट ही है, तो वो इनपुट पे टिक कर देते हैं। तो आपने याद रखना है ये एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो एक्ट करती है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। इसी तरह याद रखिएगा हार्ड डिस्क भी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। हार्ड डिस्क जो है
जहाँ पे अब सिस्टम में जो डाटा स्टोर करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क जो है वो भी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। ये दो डिवाइसेस के आप नाम याद रख लीजिएगा, टच स्क्रीन और हार्ड डिस्क, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। देखिए ये बिल्कुल जो है वो चीज़ें आपको बेसिक लग रही होंगी, लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों से जो है वो यही जो आपके पास टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आपके जो एमसीक्यू टाइप पेपर होता है उसमें इन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस वो थोड़ी सी वर्डिंग या लॉजिक थोड़ी सी चेंज कर देता है, जिससे जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो गलत जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चीज़ें वो यही होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया 10 to 20% हर पेपर के अंदर आपका जो कंप्यूटर पोर्शन होता है, और वहाँ पे सिंपल उसने बेसिक चीज़ें पूछनी होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड जो कंप्यूटर से तो नहीं ना, कोई किसी फील्ड से आया होता है, कोई किसी फील्ड से आया होता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन सिर्फ फंडामेंटल से पूछता है, बेसिक चीज़ों से पूछता है। इसलिए आपने वरी नहीं होना कि ये अगर किसी स्टूडेंट का पहले से इन चीज़ों का नॉलेज है तो उसने इस चीज़ के बारे में वरी नहीं होना कि ये तो जी बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके एक्चुअली क्वेश्चन ही इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हीं को कवर करना है। कल के लेक्चर में अभी हम कल का जो लेक्चर उसमें इंशाल्लाह हम अपने एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी जी। अब हार्डवेयर हमारा पोर्शन जो है वो क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। अभी अगर मैंने आपको बताया कि अगर इसको सिंपल डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो इनटेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते वो हार्डवेयर है, ये इनको इनटेंजिबल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की जगह वर्ड कोड भी यूज़ कर लेता है, तो आपने दोनों वर्ड याद रखने हैं। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ऐसे कोड्स हैं जो कंप्यूटर को कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, और कंप्यूटर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है, खुद से कोई काम नहीं करता। हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो देन ही कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करता है। अब एक एमसीक्यू यहाँ ये जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो एक एमसीक्यू बार बार जो है वो आपके पेपर में रिपीट होता है, प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है, इस तरह वो पूछता है। तो अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तो नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं कंप्यूटर, रिपोर्ट और आगे दो ऑप्शन और दे देता है। तो स्टूडेंट्स को यही होता है कि जी कंप्यूटर प्रोग्रामेबल मशीन है जो हमारे टास्क परफॉर्म कर रही होती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर पे टिक कर देते हैं। तो प्रोग्रामेबल जो मशीन है जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यूज़र के काम परफॉर्म कर रही होती है वो रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इस कन्फ्यूजन को ज़रा क्लियर कर लीजिएगा कि प्रोग्रामेबल जो है वो अगर मशीन आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर को आपने टिक नहीं करना, आपने रिपोर्ट को टिक करना है जी। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि आप इसको जो है एक तो याद रखेंगे कि इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इस तरह भी वो पूछ लेता होता है कि इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आगे ऑप्शन दे देता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ ए बी नन ऑफ दीज। तो बच्चों ने, क्योंकि स्टूडेंट्स ने यही पढ़ा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो फिर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनटेंजिबल कंपोनेंट्स पता नहीं कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर को इनटेंजिबल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर को जो है वो जिस तरह हार्डवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरह सॉफ्टवेयर को, देखिए सॉफ्टवेयर तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, बेशुमार सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो मेन और मेजर जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक आपके पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपके पास जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनकी डेफिनेशन इसी स्लाइड्स में लिखी होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं ताकि हमें जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो जाए। अब सॉफ्टवेयर की जो है वो मैंने बताया 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और नंबर 2 आपके पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। मेजर आपके पास 2 टाइप्स ही हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। फिर आगे फर्दर इनको जो है उनके, अभी हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम होते हैं और कौन से जो है वो एप्लीकेशन होते हैं। तो बड़ी बेसिक और सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है
अगर इसको हम सिंपल डिफाइन करना चाहें तो द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की हेल्प कर रहे होते हैं उसका काम करने में, कंप्यूटर में जितने टास्क हो रहे हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसकी गुड एग्जांपल आपके पास विंडोज़ है, यानी कि आप अगर जनरल बोलें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। विंडोज़ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम सारे यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो इसलिए जो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी टास्क होते हैं वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। देखिए ना, आपके सिस्टम में विंडोज़ नहीं होगी तो कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की हेल्प कर रहे होते हैं उसको जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में, ठीक है। और अदर सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रहे होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर आप मास्टर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर अगर हम कहें तो वो भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर उन सबका मास्टर अगर हम कहें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मास्टर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तमाम सॉफ्टवेयर का जो मास्टर सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके सिस्टम को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। देन सेकंड इसकी टाइप मैंने आप लोगों को बताई एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूजर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब यूजर आप हैं, मैं हूं, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमें डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे जो हैं वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर वर्किंग कर सकता है। और जितने भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे हम कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। हमारे मोबाइल का एंड्रॉयड इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका नाम जो है वो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल का डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन उसने पूछने होते हैं। तो ये जो एंड्रॉयड है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भी, और ये गूगल का डिज़ाइन किया हुआ है। और विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ टाइप करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं MS वर्ड कंप्यूटर में नहीं करता तो कंप्यूटर फिर भी वर्किंग करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मेरी ज़रूरत होगी कि मैंने जो है वो इसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है या मैंने कुछ स्लाइड्स बनानी है तो मैं उसके लिए पावर पॉइंट करूँगा, कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए मैं जो है वो एक्सेल यूज़ करूँगा। तो ये सारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर होगा जी? किसी स्टूडेंट का, किसी कैंडिडेट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुन तो सारे रहे हैं ना? सर ये स्लाइड जो आपका लेक्चर है ये वीडियोस मिल सकती है सर, क्योंकि मेरा वो लेट ज्वाइन हुआ है नेट की वजह से। जी जी, मैं इसकी अभी वीडियो भी आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद, और ये स्लाइड भी सारी मैं अभी जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हमने पढ़ा कि हाउ मेनी बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 2, देन हाउ मेनी बेसिक पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर 3, देन हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 2, एंड देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और नंबर 2 जो है वो आपके पास इसमें आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर हैं और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये इसकी 2 टाइप्स जो है वो याद रखिएगा। ये एप्लीकेशन की टाइप्स हैं, मतलब ये यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन फर्दर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। अब इनको हम सिंपल डिफाइन करते हैं, एक जो है वो लाइन में, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं
अगर इसको सिंपल हम डिफाइन करें तो एवरीवन कैन बी यूज पैकेज सॉफ्टवेयर, यानी कि हर यूजर जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है कहीं पे भी बैठ के, और इसकी ऑप्शन सेम होती हैं। आप चाहे वहां बैठ के यूज करें या मैं यहाँ बैठ के यूज करूँ, हम सबकी जो है वो ऑप्शन जो है वो सेम होगी। जैसे आपके पास जो है MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन कौन से हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर है। समटाइम वो इस तरह भी पूछ लेता है कि MS वर्ड इज नीचे ऑप्शन दे देता है पैकेज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। आप कैंडिडेट्स को सिर्फ यही पता होता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये उसकी सब टाइप जो है वो आपके पास मैंने बताई पैकेज सॉफ्टवेयर की उसमें आता है। तो वो जो है वो उसमें उसकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग जो है वो टिक कर बैठते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसने वही पूछा होता है लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लेता है। डायरेक्ट नहीं पूछता, पॉइंट वही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि MS वर्ड इज तो आगे मैंने आपको बताया कि ये पैकेज सॉफ्टवेयर है। हर वो सॉफ्टवेयर जिसको तमाम यूजर इक्वली यूज कर सकें वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने बताया MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। आप वहाँ बैठ के यूज करें, मैं यहाँ बैठ के करूँ, कोई भी पर्सन यूज करे, सबके लिए ऑप्शन सेम है। इसी तरह दूसरा जो होता है वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होता है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है। जैसे आपके पास नादरा है, नादरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन ही जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ नादरा के पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप उस नादरा का सॉफ्टवेयर ला के VN Academy में हम यूज कर लें, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस पर्पस के लिए बनाया नहीं गया, वो तो सिर्फ नादरा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसी तरह आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहाँ उनके पास जो उनके सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन ही है, यूजर की ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन कस्टम बिल्ट होते हैं, किसी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पर्सन की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस याद रख लीजिए जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हम नेक्स्ट जा रहे हैं। जी नो क्वेश्चन? नो सर। जी अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें कम्युनिकेशन क्या होती है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जी क्या होती है कम्युनिकेशन? सर एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में होना, राब्ता करना। ठीक है जी। अब अगर इसको हम फर्दर अगर इसको समझें तो हम यूँ कह सकते हैं ट्रांसफर, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर करना। जी गुड, ट्रांसफर डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम one device to another device, from one location to another location, from one computer to another computer, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, इस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हमने बोला डाटा, तो वो डाटा कितनी तरह का हो सकता है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो डाटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई इमेजेस हो सकती हैं। ये आपके पास जो है वो डाटा है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि जैसे आपके सामने ये स्लाइड शेयर हो रही है तो ये भी तो कम्युनिकेशन है। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, कोई वीडियो भी आप शेयर कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है, कोई ऑडियो आप शेयर कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है, कोई इमेजेस आप शेयर कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 5 तरह का डाटा जो है वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंप्यूटर भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, मोबाइल भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। हर वो डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर सके वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। और कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा। जो आपके पास देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बगैर आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके बगैर आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्रॉपर डाटा कम्युनिकेट नहीं हो सकेगा। वो 5 कंपोनेंट मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 आपके पास मैसेज है या डाटा, मैसेज, डाटा, इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले आपके पास डाटा और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने ट्रांसफर करनी है।
सेकंड नंबर पे आपके पास सेंडर होना चाहिए, देन थर्ड नंबर पे आपके पास रिसीवर होना चाहिए, देन फोर्थ नंबर पे आपके पास कोई ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए, और फिफ्थ नंबर जो है जो हमारे पास कम्युनिकेशन में आता है वो होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। इसको भी हम आगे जाकर देखते हैं मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब ये वो 5 कंपोनेंट हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। देखिए अगर इनमें से एक भी स्किप हो जाए तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। जैसे इस वक्त हम भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग रिसीवर हैं, मैं सेंडर हूँ। सपोज करें मैं चला जाता हूँ या मेरा यहाँ इशू हो जाता है, कोई यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि आवाज़ नहीं आप तक आ रही है, यहाँ नेटवर्क का इशू हो जाता है, या मैं क्लास में मौजूद ही नहीं हूँ, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। आप आपस में तो कर लेंगे लेकिन हम अपने जो है वो सेंटर और रिसीवर के लिहाज से बात कर रहे हैं। इसी तरह मैं सेंटर हूँ, तो अगर मैं क्लास में मौजूद हूँ, आप लोग नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन कोई मैसेज ही नहीं है। इस वक्त ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मैसेज ही है, ये टॉपिक है, ये डाटा है जो हमने ट्रांसफर करना था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन मीडिया है। अब इसमें तो एक एमसीक्यू पूछता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन पांचों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन मीडिया है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल है कि किसके थ्रू कम्युनिकेट करें। मैसेज भी है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, कोई मीडिया ही नहीं है, कोई ट्रांसमिशन चैनल ही नहीं है, तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस वक्त हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सिग्नल्स के थ्रू कर रहे हैं, एयर के थ्रू हमारे सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो एयर एक कम्युनिकेशन मीडिया है। इसी तरह हम जब अब कम्युनिकेशन मीडिया फर्दर 2 टाइप्स का है, गाइडेड और अनगाइडेड। ठीक है, इसको सिंपल याद रख लें, जो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके पास जो है वो अनगाइडेड मीडिया होता है, और जो वायर के थ्रू हो रही होती है वो आपके पास जो है वो गाइडेड मीडिया होता है। यानी आप मोबाइल के साथ केबल लगा के लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी तो कम्युनिकेशन हो रही है। ये पॉइंट रिपीट करिएगा सर, ये पॉइंट मैं कर रहा हूँ, जी कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और वो मीडिया 2 तरह का होता है, एक आपके पास गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, यानी कि विदाउट वायर, इस वक्त हम भी तो विदाउट वायर कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो एंट्री लगाई वो अलग बात है। मेरे कहने का मकसद कि वो जो हमारे सिग्नल्स हैं जो हम नेटवर्क ऊपर कनेक्ट हैं वो वायरलेस है, अनगाइडेड मीडिया के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो इस तरह के जो आपके पास जो वायरलेस मीडिया होता है उसको कहते हैं अनगाइडेड, और जो वायर के थ्रू हो उसको कहते हैं गाइडेड। जैसे आप डाटा केबल, जी जैसे आप डाटा केबल लगा के मोबाइल फोन से कुछ डाटा लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं या लैपटॉप से कुछ डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो गाइडेड मीडिया के थ्रू हो रही होती है, और वो जो केबल है वो मीडिया है जिससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो केबल नहीं है तो आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने ये आपने याद रख लेना है कि 2 तरह के आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। थर्ड मैंने आपको पॉइंट है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, इसको भी हम यही अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट आगे पे आएगा तो वहां फिर हमें दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, उस टॉपिक के अंदर जो जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। आपने इस बारे में वरी नहीं होना। अभी इसके साथ एक और जो है वो फाइल भी है, ये आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जब आप इसको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की हैं वो इसमें आपको मिलेंगी। और कुछ जो मैंने आपको बताया 5 कंपोनेंट्स हैं, उनके नेम यहाँ नहीं है, तो वो आपने अपने जो लिख लेने हैं, नोट कर लेने, इसलिए मैं साथ साथ आपको फर्दर चीज़ें भी इसमें ऐड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और इन चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद सर काइंडली 4 और 5th पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा सर, वो आपने क्या लिखवाया है वो मिस हो गया। जी मैं कर देता हूँ। 4th पॉइंट मैंने लिखवाया था कम्युनिकेशन मीडिया, सेंडर, मैसेज, सेंडर, रिसीवर। 4th मैंने लिखवाया था कम्युनिकेशन मीडिया भी इसको कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन पाथ भी कहते हैं। ठीक है, और 5th जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने बोला है मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन। ये आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, ये वही मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन। जी सर। अब मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन क्या होता है? अब जब भी डाटा ट्रैवल करता है तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में करता है, और वो सिग्नल्स एनालॉग होते हैं। याद रखिएगा, डाटा जब भी ट्रैवल करता है वो एनालॉग सिग्नल्स में करता है,
और जो डाटा हमारे कंप्यूटर में सेव होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। कंप्यूटर या डिवाइसेस जो अपनी मेमोरी में डाटा स्टोर करती हैं, जो अपनी मेमोरी में डाटा सेव करती हैं, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। लेकिन जब डाटा ने ट्रैवल करना होता है, जब डाटा को एक जगह से दूसरी में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो आपके पास जो है वो वो आपके पास जो डाटा है वो हमेशा एनालॉग की फॉर्म में होता है, यानी कि वेव्स की फॉर्म में। एनालॉग कहते हैं वेव्स को, ठीक है, और डिजिटल कहते हैं 0-1 को, बाइनरी नंबर्स को। अब देखिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरे जो सिग्नल्स हैं, मेरी जो आवाज़ है वो सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू आप तक आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। अब इस चीज़ को, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। मैं फर्दर इसको डिफाइन कर देता हूँ। मॉड्यूलेशन ये होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग। इसकी डेफिनेशन आपको दूसरी फाइल में मिल जाएगी, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख लें, लेकिन ये जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं ये इस फाइल में नहीं है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। और वो इससे पहले मैंने एप्लीकेशन टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स बताई थी, वो भी इसमें नहीं होंगी। तो सर ये रिपीट करिएगा। जी, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। जी सर। जी मैं कर रहा हूँ। मॉड्यूलेशन मैंने ये कहा, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, इस चीज को कहते हैं मॉड्यूलेशन। एंड देन इसका रिवर्स कर दें, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। यानी कि जब हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो, देखें मेरी आवाज़ जो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर रही है वो तो एनालॉग में कर रही है, लेकिन जब आपके सिस्टम में वो सिग्नल्स पहुंचते हैं तो वहां तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल अंडरस्टैंड करता है, 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, एनालॉग को तो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर हमारा वहाँ एक प्रोसेस एक्टिव हो जाता है डीमॉड्यूलेशन का, यानी कि इस वक्त मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ये नेटवर्क के ऊपर यानी कि इंटरनेट के ऊपर जब ट्रैवल कर रही है तो एनालॉग की फॉर्म में कर रही है, वेव्स की फॉर्म में कर रही है। लेकिन जब आपकी डिवाइस तक ये सिग्नल्स आते हैं तो उनको वापस डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर आगे डिवाइसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तरह हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। इस चीज को बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जी, ये हमारा था कम्युनिकेशन। इसमें आप जस्ट याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही कम्युनिकेशन में आपसे पूछी जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन जो है, इसमें एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो 3 टाइप्स की है, 3 तरह की हो सकती है वो कम्युनिकेशन। एक हमारे पास कम्युनिकेशन होती है सिंप्लेक्स, एक हमारे पास होती है हाफ डुप्लेक्स, और एक होती है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। इनको कम्युनिकेशन मोड भी बोला जाता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन के मोड्स कितने हैं या कितनी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। तो वो 3 तरह की हो सकती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब इनको मैं एक एक लाइन में डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंप्लेक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक सेंडर है एक रिसीवर है। सिंप्लेक्स के अंदर जस्ट डाटा सेंडर की तरफ से सेंड किया जाता है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, बस इतनी सी बात है। रिसीवर आगे उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, रिसीवर उसके रिस्पॉन्स में कोई डाटा वापस सेंडर को सेंड नहीं कर सकता। जैसे आपकी टीवी है, आपका जो टीवी है, जो टेलीविजन कम्युनिकेशन है, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। लेकिन आप टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो सेंड किया जा रहा है ना, जहाँ से उसको सेंड किया जा रहा है वो सेंडर है और आप उसको देख रहे हैं, आप रिसीवर हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं, आप ये उसके रिस्पॉन्स में कुछ आगे चीज़ बता नहीं सकते। तो इस तरह की कम्युनिकेशन कहते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की एग्जांपल आपने यहाँ रखनी है टीवी कम्युनिकेशन। फिर होती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, बट नॉट एट सेम टाइम। वी कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट सेम टाइम। हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकते। जैसे आपकी ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन जो होती है वो हाफ डुप्लेक्स होती है, ठीक है। देखिए मैं मोबाइल में अगर ब्लूटूथ ऑन किया, अगर मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त तक सेंड नहीं कर सकता जब तक मेरी वो प्रोसेस या वो जो डाटा रिसीविंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरह आपने देखा होगा ये ट्रैफिक वार्ड वगैरह जो होते हैं, इनके पास एक वो डिवाइस होती है जिसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, ठीक है, या वायरलेस भी आप उसको कहते हैं। तो वो भी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है कि एक वक्त में एक पर्सन से जब डाटा सेंड किया जा रहा है तो रिसीवर उसको सुनेगा, देन रिसीवर उसका रिस्पॉन्स कर सकता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं करेगा। फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। सेंड डाटा जो है, इसमें हम जो है वो वी कैन सेंड और रिसीव डाटा एट सेम टाइम। हम
डाटा जो है वो सेंड और रिसीव एक ही वक्त में कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन कम्युनिकेशन है, मेरी और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो हम एक ही वक्त में डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक की क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। जी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सीपीयू। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका वो आपसे एब्रीविएशन पूछ सकता है कि सीपीयू स्टैंड फॉर, तो आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन आपके पास जो सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे बाकी कंपोनेंट्स है वो ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रहे होते हैं। सेम इसी तरह कंप्यूटर को भी अगर एक बॉडी कंसीडर कर लिया जाए तो उसका जो ब्रेन है वो सीपीयू है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो जारी होती हैं वो सीपीयू ही उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और सीपीयू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एएलयू और सीयू। ठीक है, एएलयू में तमाम अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मुराद आपका है प्लस, मल्टीप्लाई, और इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। और लॉजिकल, इसको फर्दर उसमें यहाँ उसको 2 पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। अरिथमेटिक में जो बेसिक 4 ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। देन लॉजिकल के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कि जहाँ पे कंपैरिजन करना हो या नंबर्स को ऐड करना हो तो वहाँ पे आप जो है वो उस टास्क को जो है वो एएलयू परफॉर्म करता है। सेकंड पार्ट आपके पास है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में ओवरऑल जितनी भी वर्किंग हो रही होती है उसको सीयू कंट्रोल करता है। इवन के एएलयू की वर्किंग को भी सीयू कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास जितनी कंप्यूटर में वर्किंग हो रही है वो सारी की सारी सीयू कंट्रोल कर रहा है, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है। जो भी हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो सीयू को रिसीव होती हैं। देन फिर सीयू उनको जो है वो फर्दर आगे कैलकुलेट करवाता है और यूजर को जो है वो आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देता है। ये डायरेक्टली मेमोरी के साथ अटैच होता है और मेमोरी से ये यूजर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उनको जो है वो पिक कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, जब भी डाटा स्टोर किया जाता है या डाटा सेव किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई मेमोरी यूनिट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है वो ये मेमोरी टाइप्स हैं, लेकिन थोड़ी सी इसको हेडिंग की करेक्शन कर लीजिएगा। ये मेमोरी की टाइप्स हैं यहाँ पे, लेकिन चले मेमोरी यूनिट जो है वो देखिए डेली रूटीन में चीज़ों को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम मीटर, किलोमीटर, ये यूनिट यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी जब डाटा स्टोर कराया जाता है या किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ यूनिट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए कितना डाटा स्टोर हुआ। जैसे आप बोलते हैं जी 2 GB डाटा है या 1 GB है जी, ये इतने MB की फाइल है, इतने GB की फाइल है, तो वो एक्चुअली उसके ये यूनिट्स ही हैं जो हम बोलते हैं KB, MB, GB, TB। ठीक है, और मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके पास बिट है। कंप्यूटर जो है वो बिट जो है वो यानी कि डाटा जो स्टोर करता है वो बिट्स की फॉर्म में करता है, बाइट्स की फॉर्म में नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में होता है, यानी कि 0-1 की फॉर्म में होता है। और बिट के बाद आता है बाइट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। ये याद रख लीजिएगा कि 8 बिट्स को कलेक्ट किया जाए तो 1 बाइट बनता है, या 1 बाइट हो तो 8 बिट्स बनती हैं। ये बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछता है पेपर में, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है 1 बाइट जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी रैम। ठीक है, अब रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आपके कंप्यूटर में जो है वो आर्जी तौर पर डाटे को टेम्परेरली जो है डाटे को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और जितनी भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होती है वो रैम में हो रही होती है। रैम के मतलब एक MCQ बड़ा जो है वो कह लें कि इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। तो वो MCQ ये है, विच वन इज वोलाटाइल मेमोरी, विच वन इज वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वो ये MCQ पूछता है विच वन इज वोलाटाइल मेमोरी, तो आपने टिक करना है रैम पे। ठीक है, वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल ये होता है कि जब किसी मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या पावर कट ऑफ कर दी जाए तो जितना डाटा उसमें पड़ा होता है वो अरेज हो जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं वोलाटाइल। तो देखिए रैम में यही तो होता है, जब आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो उसमें लोड हुई होती है, क्योंकि विदाउट रैम तो कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए तो जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं इसकी रैम कितनी है, क्योंकि रैम उसकी जो है वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो एप्लीकेशन जल्दी चलेंगी, हमारा मोबाइल फास्ट चलेगा।
इसी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी हम रैम को जो है वो प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपकी तमाम जो एप्लीकेशन है, तमाम जो डाटा है वो उसमें आके लोड होना होता है और उसमें उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए जब अचानक लाइट चली जाती है तो आप जब कंप्यूटर दोबारा ऑन करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को जब बोला जाता है वोलेटाइल, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देते हैं तो जितना भी डाटा रैम में पड़ा होता है वो अरेज हो जाता है। इस वजह से रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो ये आपने याद रख लेना है, विच वन इज वोलेटाइल मेमोरी। तो वो आपको ऑप्शन दे देगा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, तो आपने जो है वो रैम पे टिक कर देना जी। उसके बाद बाइट मैंने आपको बता दिया, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट, वही जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद आइकॉन क्या होता है? आइकॉन सिंपल आपके पास पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए ना, अब आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है या आपके पास जो विंडोज़ हैं, इनमें हमें जो है वो आइकॉन नज़र आते हैं। जो विंडोज़ है उसके ऊपर आपको माई कंप्यूटर आइकॉन, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, जो इस तरह के आइकॉन जो है फोल्डर नज़र आते हैं। हम उनके ऊपर क्लिक करके इजीली जो काम कर लेते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। हमें इसके लिए कोई कमांड नहीं लिखना पड़ती, ठीक है। तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनको आइकॉन्स कहते हैं। माउस हमने डिस्कस कर लिया, सॉफ्टवेयर कर लिया, यहाँ कंट्रोल यूनिट आ गया, ये वही ऊपर हम पढ़ के हैं, सीपीयू का पार्ट है, दोबारा यहाँ आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क की जो है टाइप्स हैं, लैन और वैन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क। तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। सिंपल डिफाइन करना हो तो आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ये इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दैट कैन शेयर देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। रिसोर्सेज से मुराद प्रिंटर है, मेमोरी है या कोई फाइल पड़ी हुई है, तो उसको वो शेयर कर सके, तो इस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क। एंड द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरनेट। द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरनेट। इंटरनेट एक नेटवर्क ही है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये आपने याद रखना है। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये इस तरह भी पूछा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज, आगे वो ऑप्शन दे देता है लैन, वैन, इंटरनेट, इस तरह के ऑप्शन दे देता है। तो आपने याद रखना है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो है वो इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये कुछ ऐसे की पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। वो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्डिंग को चेंज करके पूछेगा, तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा सोचना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कल के लेक्चर में जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो ये जब भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो वो उसने वहाँ पूछे होंगे, लेकिन ज़रा इनडायरेक्टली पूछे होंगे तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आंसर वही होगा, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास नेटवर्क की जो है वो 3 टाइप्स हैं। वैसे तो और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन आपने बेसिक याद रखनी है, 3 है। लैन है, मैन है, वैन है। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। किसी एक बिल्डिंग का नेटवर्क जो होता है उसको लैन कहते हैं। या बिल्डिंग से बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग जो साथ साथ हो। ये नहीं है कि अब एक बिल्डिंग अगर जौहर टाउन में है तो दूसरी बिल्डिंग कलमा चौक पे, ऐसे नहीं। मतलब ऐसी बिल्डिंग जो साथ साथ है, या एक बिल्डिंग के मल्टीपल पोर्शन जो है, ठीक है, तो उसके अंदर जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है उसको कहते हैं लैन। ये लोकल होता है और ये प्राइवेट नेटवर्क है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए लैन डिजाइन करती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करती हैं अपने जो है वो एम्प्लॉय को आपस में कनेक्ट कराने के लिए। और ये एक बिल्डिंग में हो सकता है या ऐसी बिल्डिंग में हो सकता है जो साथ साथ हों, या एक बिल्डिंग के दूसरे पोर्शन में, दूसरे से तीसरे पोर्शन में हम उनको कनेक्ट करके जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है वैन। जी जी इसकी सर, इसकी गुड एग्जांपल हो सकती है ये नादरा ऑफिस वगैरह या पासपोर्ट ऑफिस वगैरह हम जाते हैं। जी 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 जी, आप इसकी ये एग्जांपल लिख सकते हैं लैन के लिए। यानी कि ये प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो हम अपने जो है वो आसानी के लिए इनको डिज़ाइन करते हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नादरा वैसे एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है, तो उसको आप एक ऑफिस के हद तक अगर कहें तो फिर आप कह सकते हैं कि वो लैन है। लेकिन अगर हम उसकी, क्योंकि जितने भी नादरा के आपके ऑफिस हैं, चाहे वो लाहौर के अंदर है, कसूर के अंदर है, या लाहौर के अंदर जो मल्टीपल उसकी ब्रांचेज हैं, तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती हैं। उन सब का सॉफ्टवेयर एक ही होता है, वो एक ही नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस में रहते हुए जो उनके यूज़र
जो उनके एम्प्लॉय जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो लैन के थ्रू होते हैं, ठीक है। जी, ठीक Sir, है, can thank we you. say that if we are using a wire and connected all person through wire, जी जी मतलब कह कि सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई वायर के थ्रू टोटली जो आपस में रिलेट हुआ होता है, तो उसको हम लैन जी जी बोलते हैं। बिल्कुल, आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ अगर हम एक बिल्डिंग लोकल एरिया ना, तो लोकल एरिया के अंदर जो हम डिज़ाइन करेंगे वो वायर के थ्रू ही उनको हम कनेक्ट करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये एक बिल्डिंग के अंदर, आप ऐसे तो नहीं होता ना कि मैंने जैसे एग्जांपल दी कि एक ऑफिस हमारे पास जोहर टाउन में और एक कलमा चौक में, तो हम दोनों को वायर के थ्रू तो नहीं ना कनेक्ट कर सकते, वो फिर आपके पास जो है जी वो सर, लोकल एरिया नहीं रहेगा, लोकल एरिया एक बिल्डिंग में ही होगा। एग्जैक्टली सर। जी, और याद रखिएगा नेटवर्क के अंदर मिनिमम 2 डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, मिनिमम। एक डिवाइस का कोई नेटवर्क नहीं है, 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे तो वो नेटवर्क बनेगा, और वो रिसोर्सेज भी शेयर कर सकें और कम्युनिकेट भी कर सकें, फिर वो नेटवर्क है। हम भी एक नेटवर्क में इस वक्त कनेक्टेड हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके पास पूरी दुनिया का या पूरे कंट्री का जो नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इंटरनेट भी इसकी एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। लेक्चर में हमारे 5 मिनट रह गए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, चलिए अभी हम जितनी हो सके उतनी तो इंशाल्लाह करते हैं। उसके बाद ये मोडेम आपके पास आ गया, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस। अभी आपको याद होगा मैंने कम्युनिकेशन में 5th कंपोनेंट बताया था, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये वही है, ये सारा वही है। जब आप इसको रीड करेंगे तो इसमें सारी वही बातें लिखी गई हैं। ALU आ गया, ALU ऊपर हम पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ है रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं ये CPU की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी डाटे को स्टोर करने के लिए, आर्जी तौर पर डाटे को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ होती है, लेकिन ये सिर्फ CPU के लिए होती है। ये CPU की अपनी पर्सनल मेमोरी है, और कंप्यूटर में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर ही है। अगर आपसे पूछा जाए द फास्टेस्ट मेमोरी या विच वन इज फास्टेस्ट, नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, रजिस्टर, रैम, रोम, तो आपने रजिस्टर पे टिक करना है। रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। इसी तरह एक मेमोरी होती है कैशे, या कुछ लोग इसको जो है वो कैश भी बोल देते हैं, लेकिन कैशे मेमोरी एक आपके पास होती है, वो सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। जो रैम के साथ जो है वो कह लें कि अटैच है, या जब रैम फुल हो जाती है तो बाकी वाले जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेकंड वाली कौन सी है सर? जिस सेकंड पे कैशे आती है। देखिए इसमें याद रखिएगा, अगर तो वो जो उसने ऑप्शन दी हुई हैं उसके अंदर अगर ये ऑप्शन आ जाए रजिस्टर्स, कैशे, रैम और रोम, तो आप टिक करेंगे रजिस्टर पे, ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं है और ऑप्शन आ गई कैशे, रैम, रोम, तो आप टिक करेंगे कैशे पे। और थर्ड नंबर पे आती है रैम, और इससे आगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चों ने ये, स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि कैशे इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, लेकिन रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी। जो सबसे फास्ट मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर वो रजिस्टर्स हैं, जो CPU अपने पर्सनल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज करता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैंने बताया कैशे, CACHE कैशे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे रैम है। सर ये कैशे और कुकीज में क्या डिफरेंस होता है? ये कुकीज़ असल में वेबसाइट पर हम चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम जो है वो भी थोड़ा सा कह लें कि 3 मिनट है, तो मेरी कोशिश है कि मैं ये जो बेसिक है इनको क्लियर करा दूँ। कल की क्लास में फर्दर इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो कुकीज़ जो है वो वेबसाइट के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट में वो यूज़ होती हैं, तो वो बात काफ़ी आगे लंबी निकल जाएगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के दिन से कैशे का बता दें सर, कैशे हम किसको कहेंगे? कैशे ये है कि आपके पास ये कह लें कि जो रैम है इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम, ठीक है। तो असल में मैं आपको सिर्फ वो की पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से जो हमारे पेपर के रिलेटेड है, क्योंकि हमने कोई पूरा सिलेबस तो याद नहीं पढ़ना, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात आप भी कंफ्यूज होंगे कि चीज़ें और डेप्थ में जा रही हैं, तो वो फिर चीज़ों को टैकल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रॉपर, हमें पता होगा हमने पूरा सिलेबस पढ़ना है या हमारा सारा पेपर ही कंप्यूटर के रिलेटेड होना है, फिर तो हम इन चीज़ों को आगे डेप्थ में जाके करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रैम की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, डी रैम और एस रैम। जो एस रैम है ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच कर दी जाती है, जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं, जो उसकी स्पीड को फास्ट कर देती है, जो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। डी रैम जो होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। क्यों एस रैम क्यों फास्ट है? क्योंकि उसके साथ एक एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच कर दी जाती है,
या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं अटैच कर दी जाती है, जिसको कैशे बोला जाता है। ओके सर। जी, उसके बाद आपने हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ये है अब ऊपर हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस। अब ये है टाइप्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस नहीं, टाइप्स ऑफ आउटपुट के आउटपुट की कितनी टाइप्स हैं। तो याद रखिएगा आउटपुट दो तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है और हार्ड कॉपी। अब इनमें क्या फर्क है वही आप डेफिनेशन समझने के लिए अपने ज़हन में रख लें कि सॉफ्टवेयर से मुराद, सॉफ्ट कॉपी से मुराद जो है इनटेंजिबल, यानी कि ऐसी आउटपुट जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जो सिंपल अगर इसको कहें तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, यानी कि किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो आउटपुट पड़ी हुई है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो डिवाइसेस हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रही होती हैं उनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। और हार्ड कॉपी ऐसी जो है वो आपके पास आउटपुट होती है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में जो पेपर है, पेजेस हैं, इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वो आउटपुट है हार्ड कॉपी। इसी तरह मॉनिटर में जो हमें डाटा नजर आ रहा होता है, या इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं या जो पेज नजर आ रहा है, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जस्ट देख सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट तो है, आपको नजर तो आ रही है, लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकता, तो इस चीज को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट को जरा क्लियर कर लीजिएगा। वो डिवाइस में गौर से सुनिएगा, वो डिवाइस जो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करती हैं उनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, और जो हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती हैं उनको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। जैसे कि आप देखें, अगर हम आउटपुट के लिहाज से बात करें तो मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि मॉनिटर से जो हमें, मॉनिटर के ऊपर जो हमें डाटा नजर आ रहा है उसको हम जस्ट व्यू कर रहे हैं, तो वो जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी है। और प्रिंटर से जो हमें डाटा रिसीव हो रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो प्रिंटर जो है वो आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मॉनिटर को तो हम फिजिकली टच कर रहे हैं, वो तो हार्डवेयर के लिहाज से बात हो रही है। अगर हम हार्डवेयर के लिहाज से बात करें तो डिवाइसेस के लिहाज से बात करें तो मॉनिटर भी जो है वो हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्पीकर भी हार्डवेयर है। लेकिन जब आउटपुट की बात आ जाएगी कि इनकी आउटपुट किस तरह की होती है, तो मॉनिटर की जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होती है, और जो प्रिंटर की जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी में होती है। अब आप मुझे बताएं, स्पीकर की जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी होगी कि सॉफ्ट कॉपी होगी? सर सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी कॉपी है। जी गुड। सॉफ्ट कॉपी। के स्पीकर से जो हमें आवाज आ रही है जिसको हम जस्ट सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस आवाज को फिजिकली टच नहीं कर सकते, उन सिग्नल्स को या जो आवाज की वेव्स आ रही हैं उनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होगी। जी, एक पूरी स्लाइड में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये हार्ड डिस्क कैसे इनपुट डिवाइस के तौर पे वर्क करती है? जी, इसमें देखें, जब आप कोई डाटा स्टोर करते हैं तो वो डाटा कहाँ स्टोर होता है? जब आप परमानेंटली कोई डाटा स्टोर कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क पे होता है ना। तो जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं हमारी तरफ से तो इनपुट है ना, जो हार्ड डिस्क की तरफ जा रही है, और हार्ड डिस्क उसको परमानेंटली अपने आप में स्टोर कर रही है। और जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल कहाँ से आ रही होती है? हार्ड डिस्क से आ रही होती है, क्योंकि हमारा सारा डाटा तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है ना। तो जब हम कोई फाइल सेव कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क में, तो तब हार्ड डिस्क एज ए इनपुट काम करना शुरू कर देती है कि आपसे फाइल रिसीव कर रही है। लेकिन जब हम किसी फाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, वो फाइल भी तो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, तो वो एज ए आउटपुट जो है वो काम करना शुरू कर देती है। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी, अब एक फाइल और है, लेकिन टाइम हमारा क्लास का जो है वो खत्म हो गया है, तो क्या कहते हैं, पढ़ लेना चाहिए कि फ्री आप पढ़ाएं सर? अच्छा जी जी सर, आप पढ़ाएं सर, हम जी, जी। जरा कवर करना चाहते हैं, अगर सारे फ्री हैं तो। जी सर पढ़ा दें, आपको ही ऐसा ये इशू नहीं है। फाइल है, मैं आपको कवर करा देता हूँ, वो भी बेसिक्स ही हैं। कल हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट्स उनमें फर्दर आप लोगों को चीजें। अब देखिए, ये जो हमने पढ़ा ना कल, उसने इनडायरेक्टली इन चीजों को पूछा होगा, आंसर वही होंगे लेकिन इनडायरेक्टली पूछा होगा। देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड जो आपको आप स्क्रीन पे शो हो रही है, ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में। मैंने आपको बताया था बेसिक 3 जो है वो टास्क या 3 जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर। यहाँ फर्दर उन्होंने जो है वो 2 ऐड कर दिए हैं,
कि वो उसको फर्दर जो है वो स्टोर कर लेता है ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। ये वही स्लाइड है, देखें, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बेसिकली ये कंप्यूटर 3 काम परफॉर्म करता है। यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, फिर वही चीज़ें, इसमें नई चीज़ देखते हैं जो हार्डवेयर फिर आ गया। टाइप्स, ये देखिए यहाँ इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर कर लें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स अगर सॉफ्टवेयर के आपको नेम, आपने इसको एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी आपने एग्जांपल में याद रखना है। ये थोड़ी सी बस करेक्शन कर लीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो हम पीछे डिस्कस करके आए डिटेल से। ये यहाँ थोड़ा सा आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं, और थोड़ा सा एक्सेल का, और उसके बाद ये कुछ नीचे शॉर्टकट कीज़ हैं। ये मैंने अलग से, ये आपको नज़र आ रही होंगी जी, इनको मैंने अलग से भी लिखा है एक फाइल में, वो मैंने उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है A to Z ताकि याद करना इजी हो। तो वो फाइल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखिए आपके पास जो है वो MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, टाइपिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कोई पेपर टाइप करना है, उस चीज़ के लिए जो है वो आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, और ये एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। वर्ड के ऊपर प्रोसेस करने वाला या प्रोसेसिंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहली बात आपने ये याद रख लेनी है कि वर्ड प्रोसेसर है ये, ठीक है, क्योंकि वो MCQ इस तरह पूछता है, विच वन इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है, नीचे वो ऑप्शन दे देता है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इनमें जो आपके पास वर्ड प्रोसेसर है वो आपके पास MS वर्ड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फेमस है। और भी हैं जैसे आप यूज़ करते हैं, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फेमस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो आपके पास जो है वो MS वर्ड है। MS वर्ड में सबसे टॉप पे, अगर इसका हम थोड़ा सा लेआउट समझें तो सबसे टॉप पे होता है टाइटल बार, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का नेम शो हो रहा होता है, और टाइटल बार के बाद होता है मेन्यू बार, जहाँ पे आपको मेन्यू शो हो रहे होते हैं, यानी कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, इस तरह की ऑप्शंस आपको शो हो रही होती हैं, उसको मेन्यू कहते हैं। फिर मेन्यू के अंदर कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने जो है वो डेली के जो टास्क हैं जो हमें कंप्यूटर पे परफॉर्म करने हैं MS वर्ड के रिलेटेड, उनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर आपको एक वाइट एरिया नज़र आता है MS वर्ड में, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट विंडो, और सबसे नीचे आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे आपका लिखा होता है कि टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने टाइप किए हैं, और आप कौन से पेज पे इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन जिस बार पे आपको शो हो रही होती है उसको कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। नीचे इसमें स्क्रॉल बार लिखा हुआ है, तो वो जो पेज को जो है वो लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए, अप डाउन मूव कराने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको स्क्रॉल बार बोला जाता है। और MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .doc। ये याद रख लीजिएगा, एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज .doc। एक्सटेंशन क्या होती है, बताएगा कोई? एक्सटेंशन क्या होती है सर, रिपीट करिए। जी, मैंने ये पूछा कि वो MS, एंड पे लिखते हैं डॉट के बाद कोई भी जी, फाइल का नाम होता है, जैसे पावर पॉइंट का हो तो उसका PPT लिख देंगे हम, जी जी तो सब कैसे ही होता है। जी, गुड। एक्सटेंशन जो है वो आपके पास किसी भी फाइल के एंड में डॉट के बाद जो 3 या 4 वर्ड्स आ रहे होते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है .doc, ठीक है, ये आपने याद रखना। इसी तरह आप जब कोई वेबसाइट लिखते हैं www.facebook.com, तो ये जो .com है ये भी एक्सटेंशन है। ये उसने कुछ MS वर्ड के फीचर्स लिखे हुए हैं। ये फीचर्स उसने जो है वो सिंपल है कि MS वर्ड क्यों यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, उनकी एडिटिंग करने के लिए, उसके बाद जो है वो चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, स्पेल चेकिंग के लिए, इन चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है। ये सिंपल आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं समझ आ जाएंगे। ये लेआउट है, ये शॉर्टकट कीज़ के लिहाज से आपने याद रखनी है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। फिर दोबारा यहाँ रिपीट हो गए हैं फीचर्स। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये इसमें से लाजमी वो एक आधा MCQ पूछ लेता होता है कि ये जो आपके पास रेड अंडरलाइन क्यों होता है, ग्रीन अंडरलाइन क्यों होता है, ब्लू अंडरलाइन क्यों करता है MS वर्ड, जी बताएगा कोई? ये वैसे नज़र ही आ रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे, तो ये इसमें याद रख लीजिएगा, ठीक है।
ये रेड और ग्रीन और ब्लू, इसको क्यों अंडरलाइन किया जाता है? इन स्लाइड के ऊपर लिखा है कि ये स्पेल चेकिंग के लिए होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए होता है, ये कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर्स के लिए होता है। ठीक है, ये वो पूछ लेता होता है कि MS वर्ड जो है वो वर्ड्स को रेड अंडरलाइन क्यों करता है। तो ये आपने स्लाइड में सिर्फ इन 3 के नाम याद रख लेंगे जी। उसके बाद ये भी इसका लेआउट है। सर काइंडली बताइए कि जो कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर ये क्या चीज़ होती है? ये होता है कि अगर इसको उर्दू में हम कहें ना, स्याक़-व-सबाक़ सुना होगा आपने, उर्दू में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्याक़-व-सबाक़ होता है कि हम किसी का फॉर्मेट थोड़ा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो उसने लिखा है यू, उसने लिखना तो यू नो और उसने दूसरा नो लिख दिया है, नो नो, तो वो उसका स्याक़-व-सबाक़ खराब हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट थोड़ी सी उसकी खराब हो गई थी, इस चीज़ को जो है वो कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर कहते हैं। क्लियर है? जी जी सर, ओके, थैंक यू। उर्दू में हम इसको स्याक़-व-सबाक़ कहते हैं। ओके सर, ओके। ये शॉर्टकट कीज हैं, इनको जस्ट आप लोगों ने याद करना है क्योंकि ये आपसे पेपर में MCQ में लाजमी पूछी जाती हैं। अब ये यहाँ पे उन्होंने टास्क वाइज बताई हुई हैं, यानी कि ये क्रिएट करना, सेव करना। मैंने इसकी एक अलग से फाइल बनाई है जो A to Z उनको अरेंज किया है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इन शॉर्टकट कीज को आपने याद कर लेना है क्योंकि कल के MCQ में ये आएंगी। ठीक है, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, ये जस्ट याद करनी है आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा MS एक्सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि शॉर्टकट कीज तो आपने याद करनी है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट जो है। अब माइक्रोसॉफ्ट इज अ स्प्रेडशीट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक स्प्रेडशीट है और कल आपने जो है वो कम से कम एक स्प्रेडशीट का नाम ढूंढ के लाना। ठीक है, ये आपकी छोटी सी आप लोगों की तरफ असाइनमेंट है कि एक तो MS एक्सेल स्प्रेडशीट है ना, इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं वो आपने नेट से ज़रा सर्च करनी है। अगर आप कभी खैर ना बताएं, अगर किसी को पता है तो कल ज़रा हम देखेंगे कि किसने सर्च किया। अच्छा जी, जिस तरह मैंने बताया कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, इसी तरह ये भी आपके MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। अब वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो स्प्रेडशीट्स होती हैं यानी कि जो MS एक्सेल है ये आपके पास जो है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप ऑफिस के अंदर या कहीं पे भी कैलकुलेशन के रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आप जो है इसको यूज़ करते हैं। और इसका भी लेआउट तकरीबन, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, तो इन सब का लेआउट और शॉर्टकट कीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, उनमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता, जस्ट उनकी वर्किंग और थोड़ा बहुत जिनका लेआउट होता है, जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती हैं। अब इसमें जो पॉइंट याद रखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो स्प्रेडशीट होती है, यानी कि यहाँ स्प्रेडशीट से मुराद MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल जो है वो रोज और कॉलम पे जो है वो मुश्तमिल होता है। उसमें रोज और कॉलम्स होती हैं और रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन को जो है वो सेल कहते हैं। जहाँ पे एक रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको सेल बोला जाता है। यानी कि ये जो बॉक्स बने आपको नजर आ रहे हैं ना, सिंपल फॉर्म अगर हम कहें, ये जो बॉक्स है इनको सेल कहते हैं। और स्प्रेडशीट के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाजमी याद रख लीजिएगा कि जो आपके पास कॉलम होते हैं उनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो रोज होती है उनको नंबर से किया जाता है। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर रोज को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम जो होते हैं उनको अल्फाबेट से किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है, जो हम एक जब फाइल ओपन करते हैं, MS एक्सेल जब ओपन करते हैं तो उस पूरी फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, और एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। जैसे इसको समझ लें कि आप यूँ कह लें कि हम एक नोटबुक खरीदते हैं, एक रजिस्टर खरीदते हैं अपने नोट्स वगैरह लिखने के लिए, तो वो जो पूरा रजिस्टर है, वो जो पूरी नोटबुक आपने परचेज की है, तो वो होगी वर्कबुक और उसके अंदर जो पेजेस हैं वो है वर्कशीट। ठीक है, सेम इसी तरह एक्सेल में होता है कि वो जो पूरी एक फाइल आपने ओपन की है उसको बोलते हैं वर्कबुक और उसके अंदर जो शीट्स होती हैं उनको बोलते हैं वर्कशीट्स। और याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट्स होती हैं वो 3 होती हैं। ये भी वो MCQ में पूछता है, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट्स 3 होती हैं और बाकी आप जितनी ऐड करना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी शॉर्टकट की सेम होती हैं, प्रिंट करने की, सेव करने की, और जो है वो मेन्यू भी तकरीबन मिलता जुलता होता है। ऊपर सबसे टाइटल बार होता है, फिर नीचे मेन्यू बार आ जाता है, फिर इसी तरह स्क्रॉल बार आ जाता है। इसी तरह आपके पास जो है
इनमें ऑप्शन जो है वो मैच करती हैं। ये यहाँ याद रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो 256 होते हैं और नंबर ऑफ रोज 65,536 है। ठीक है, ये ऊपर उसने वर्क बुक को डिफाइन भी कर दिया है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर था। आप कल इसको अच्छी तरह से जो है वो रीड करके अच्छी तरह पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल के जो एमसीक्यू हम करेंगे उसमें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें जो हमारे मोस्टली एमसीक्यू होंगे वो इसी सिलेबस से होंगे, लेकिन उसने इनडायरेक्टली पूछे होंगे। ठीक है, चीज़ें ये होती हैं, जस्ट वो थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देता है, थोड़ी सी जो है वो कह लें कि इनडायरेक्टली वे से पूछ लेता है, जिससे जो है वो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको जो मतलब यही लग रहा होता है ये सारे ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली उसमें आंसर एक ही ठीक होता है, लेकिन वो सबको लग रहा होता है कि नहीं ये सही है, ये सही है। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड हुई। जस्ट आप इसको पढ़िएगा और जो शॉर्टकट कीज हैं उनको याद कर लीजिएगा। उनकी एक फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।